अगर इंडिया को एज इट इज़ स्वतंत्रता दे दी गई तो ये तो 25 साल में जो है अमेरिका की टक्कर लेने लगेगा। অনলি চাইল্ড থেকে রাতারাতি জয়েন্ট ফ্যামিলি জয়েন করা, সব কাজিনসদের নাম মনে রাখাটাই তো। চল চল সবাই এসে গেছে। এত বড় স্টার্টআপের ফাউন্ডারের সাথে বিয়ে হলে অর্ধেক সময় তো ওই ভিডিও কলেই কেটে যাবে। নতুন ঘরবাড়ি, নতুন ফ্যামিলি, নতুন নিয়ম কানুন। বিয়ের পর অনেক কিছু পাল্টে যায়, কিন্তু শুধু আমার জন্য কেন? অনুরাধা, জয়, শুভ্র, আর ডাক্তার এই যে নিজের স্টার্টআপ নিয়ে এত বিজি থাকে, বিয়ের পরে কতটা টাইম বার করতে পারবে জানি না। ভাগ্য ভালো, বিয়ের জন্য টাইম বার করতে পেরেছে। করতে হয়েছে। নতুন জীবন শুরু করার দায়িত্ব কিছুটা আমার, কিছুটা আমাদের। ঐতিহ্যকে ধরে চলি, নতুন গল্প লিখে চলি। আমরা রিভার কোণে, আমরা বাংলার ঐশানী। 24/7 ताजा समाचार के पाठकों के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। 24/7 ताजा समाचार সমস্ত দর্শককে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা। एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन डीटीसी लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर आरआर अग्रवाल ज्वेलर्स, कोलकाता जयपुर के बाद अब रौरकेला में भी आरआर अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का। दोस्तों, क्या आप इतिहास में दिलचस्पी रखते हैं? तो ये एपिसोड आपके लिए है। जी हाँ, आज एक बार फिर से हमारे बीच ग्रीन गुरु नन अदर देन दिनेश रावत जी मौजूद हैं। उनसे हम इतिहास को लेकर एक बार फिर से चर्चा करेंगे। हालांकि आगामी शुक्रवार को देश 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। शायद इसी पर आज का मुद्दा हम बनाने जा रहे हैं। सर, पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। सर, स्वतंत्रता दिवस पूरा देश मनाने जा रहा है आगामी शुक्रवार को। स्वतंत्रता दिवस के क्या मायने हैं, कुछ बताएं। स्वतंत्रता दिवस अभी 79वां है और इसको देखिए, मैं हिंदी में ठीक से भी नहीं बोल पा रहा हूँ। हम लोग इतना आदी हो गए हैं इंडिपेंडेंस डे 79 ईयर्स कि हिंदी बोलना भी आजकल हम लोग के लिए मुश्किल हो गया है। सही कहा। तो ये क्या स्वतंत्रता है? खैर छोड़िए। अब मैं आपको बताता हूँ, अभी तक हम लोग बात कर रहे थे हमारे 5000 साल पुराने इतिहास के बारे में कि हम कितने उन्नत थे। ये सब हमने पिछले वीडियो में बात किया है। जो श्री नरेंद्र मोदी को पुस्तक भेंट की है, उनको जो पत्र लिखा था, उनको जो सारे पॉइंट बताए थे, वो सब ठीक है। लेकिन आज मैं ताज़ा इतिहास की बात करने वाला हूँ। कौन सा इतिहास? जो अभी चल रहा है। और कितना दूर जाएंगे, इसको हम चालू करते हैं 1947 से। 1947 में जो हम लोग को स्वतंत्रता मिली, वो क्या था? अगर आप उसको बहुत गहराई से समझिएगा तो वो स्वतंत्रता प्रैक्टिकली एक ट्रांसफ़र ऑफ पावर था। ब्रिटिशर्स ने सिर्फ एक ट्रांसफ़र ऑफ पावर दिया था और उन लोग के दिमाग में यही था कि अभी हम लोग संभाल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि नेताजी सुभाष बोस का डर है, हमारे ब्यूरोक्रेट सब करप्ट हो गए हैं, ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति वर्ल्ड वार के बाद बहुत ख़राब हो गई है, तभी इंडिया को इंडिपेंडेंस देते हैं। लेकिन हम लोग को वापस 10 साल के बाद फिर आना पड़ेगा। तो इसको ऐसा करके रखो कि हम लोग को फिर सही सलामत वापस मिल जाए।
तो उसके लिए वो लोग ने बहुत दिमाग लगाया, और दिमाग लगाने के बाद देखा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि बहुत ही स्मार्ट व्यक्ति हैं, और उनका लेडी माउंटबेटन के संग जो है बहुत क्लोज रिलेशनशिप है। और लेडी माउंटबेटन जो लॉर्ड माउंटबेटन है वो उस समय बर्मा में पोस्टेड थे। उनको भारत में बुलाया गया कि उनसे सब कुछ बनवा लिया जाएगा। तो उनको ये पट्टी पढ़ाई गई कि देखिए ये इंडिपेंडेंस जो हम दे रहे हैं, आप इसको बस ऐसा का ऐसा चलाइए ना, जैसा देश चल रहा था, हम लोग तो चला रहे थे ना, इतना बड़ा देश हम लोग चला रहे थे, आप उसको वैसे ही चलाइए, कोई आपको चेंज करने की दरकार नहीं है। और जो चेंज भी करना है कॉस्मेटिक्स कर दीजिए, यानी ऊपर ऊपर साइन बोर्ड बदल दीजिए, नाम बदल दीजिए, लेकिन अंदर अंदर वही रहेगा। ये कहानी इस तरफ चल रही थी। उधर ब्रिटेन में जो है, जो वहाँ के सिटीजन्स थे, उनके अंदर चल रहा था कि अब हमारे देश को इंडिया से अपने कॉलोनाइजेशन हटाना पड़ेगा। तो वो लोग आपस में बात करते थे, कोई बात नहीं, हम लोग को छोड़ेंगे, पॉलिटिकली छोड़ेंगे, लेकिन इंडियंस जो हैं इंडिपेंडेंस नहीं पाएंगे, वो मेंटली, कल्चरली, सब तरीके से हमारे गुलाम रहेंगे, सदियों तक गुलाम रहेंगे। और वो देख लीजिए आज भी हम हैं। सही एनीवे, उधर अमेरिका में चल रहा था कि अगर इंडिया को एज इट इज स्वतंत्रता दे दी गई तो ये तो 25 साल में जो है अमेरिका की टक्कर लेने लगेगा, क्योंकि इस देश में लैंड पावर है बहुत भयंकर। अफगानिस्तान से लेके इधर कंबोडिया वगैरह सब जो है पूरा, और मैन पावर इनके पास बहुत बढ़िया, नेचुरल क्लाइमेट बहुत इनका बढ़िया है, नदियाँ भरी हुई हैं, समुद्र की कोई कमी नहीं है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, सारे मिनरल रिसोर्सेज हैं। और ये जो मैन पावर है, मैन पावर रूखा मैन पावर नहीं है, यहाँ के लोग बहुत ही कर्मठ हैं और इनके पास ब्रेन पावर है। भले ही अभी इनकी लिटरेसी रेट 11% ला दिया है, भले ही यहाँ का जीडीपी, वर्ल्ड के जीडीपी का सिर्फ 2% रह गया है, जो कि 33% होता था, लेकिन फिर भी इनके पास ब्रेन पावर है, और उनके पास ब्रेन पावर का साइंस है, वो है स्पिरिचुअलिज्म वगैरह। इनके पास अपने रिलीजन्स हैं, हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज़्म, सिखिज़्म। इनके पास अपने कल्चर है, सारे के सारे कल्चर हैं, भाषा हैं, रिच भाषा हैं। इनको डांस, म्यूज़िक, कुछ भी कहीं से कुछ बोरो नहीं कर रहे, इनके पास सब बड़ा रिच खजाना है। और इसके बाद इनके पास तो एक लेगेसी है, ये लोग तो पुराने बहुत सभ्य थे, भले ही हमने इन लोग को उल्लू बना के रख दिया है, लेकिन ये लोग तो बहुत सभ्य थे, सबसे ज़्यादा उन्नत देश था। तो अमेरिका को भी चिंता थी, और इधर सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ जिसमें फ्रांस और डच, हॉलैंड, ये जो 4 देश थे, पोर्चुगीज़, इन लोग को भी डर था कि जब इंडिया को अगर इस तरह से फ्रीडम मिलेगा तो इन लोग का जो हम लोग ने शोषण किया है, और ये अगर ताकतवर देश होकर के आएगा तो ये हम लोग को फिर आकर के मारेगा। तो इसको सबके इंटरेस्ट में था कि इसको वीक बना दिया जाए। और उस समय जो है ये इंडिपेंडेंस तो मिल गया, लेकिन वेस्ट का एजेंडा चलता रहा। और उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को सिर्फ इसको चलाने के लिए उनको चुना, और फिर वो जो करते थे कांग्रेस को फॉलो करना पड़ता था। और वहाँ उसके बाद जो है, इंडिपेंडेंस के बाद जो है, यहाँ पे कभी भी वेस्ट वालों ने इंडिया को सपोर्ट नहीं किया। आप कोई टीवी चैनल देख लीजिए, कोई इंसाइक्लोपीडिया देख लीजिए, सब जगह या तो मेसोपोटामिया या चाइना या इजिप्ट या अरब, ये सब दिखाया हुआ है, जैसे पुराना भारत में कोई सभ्यता थी ही नहीं। एनीवे, और यहाँ पे जो है सबसे पहला काम किया गया कि नॉर्थ साउथ को लड़ाया गया, उसके बाद हिंदू मुस्लिम को लड़ाया गया, और उसके बाद जो है इंडिया पाकिस्तान बनाया गया।
इंडिया के संग एक हैंगिंग पार्ट्स लगा दिया जम्मू एंड कश्मीर, पाकिस्तान के संग एक हैंगिंग पार्ट लगा दिया बांग्लादेश, कि ये लोग आपस में लड़ते रहें, झगड़ते रहें, मरते रहें, कभी ये लोग तरक्की नहीं कर पाए। और वो एजेंडा चलता रहा, वो फॉरेन के एनजीओ के थ्रू अरबों अरबों डॉलर का जो है डोनेशंस आता था। वो लोग क्या करते थे, यहाँ पे मिशनरीज थे, यहाँ पे वो लोग सिर्फ धर्म परिवर्तन का काम नहीं करते थे, वो यहाँ पे दंगा भड़काने का काम करते थे, टेररिस्ट लोग को वो लोग फंड करते थे। तो ये चलता रहा, कांग्रेस की गवर्नमेंट में चलता रहा, और कांग्रेस की कानून में ऐसे ऐसे कानून बना दिए गए कि हिंदू लोग के हाथ सब तरफ से बन जाएं, वो अपने मंदिर भी क्लेम नहीं कर सकें, अपना धर्म भी क्लेम नहीं कर सकें, अपना धर्म भी जो है स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ा सकें। दूसरे धर्मों को छुट्टी है, लेकिन हिंदू धर्म के लिए कोई छुट्टी नहीं है। तो तरह तरह की बात हुई, हम इतने छोटे वीडियो में कितना सुनाएंगे। तो ये सिलसिला चलता रहा 214 तक। और इसमें मैं आपको अपनी पर्सनल कहानी बताता हूँ कि मैंने इसके ऊपर तो बहुत रिसर्च किया। 2008 के बाद से मैं किताब लिखना चाहता था, ग्लोरीज ऑफ इंडिया, लेकिन बहुत बड़ा डर था कि ये किताब लिखने के बाद जो है, किताब तो सिर्फ बैन होएगी नहीं, हमको भी जो है पैनलाइज किया जाएगा। तो बहुत डर था। खैर कैसे भी 2014 में मैं माउंट आबू जा कर के किताब लिख रहा था, और तभी बीजेपी गवर्नमेंट आई, तो फिर मैंने वो किताब और ये सब करने का सोचा। तो एनीवे 2014 में बीजेपी गवर्नमेंट आई, वो लोग ने समझा कि ये वेस्ट का क्या नैरेटिव है, कांग्रेस कहाँ पे फंस गई थी, और ये लोग ने काफ़ी काम करना चालू किया। लेकिन इतना बड़ा तालाब कूड़ों से भरा हुआ कैसे साफ होगा, बहुत टाइम लगता है। तो 2014 को हम बता सकते हैं कि जैसे मैंने 1947 में कहा कि हमको 50% आज़ादी मिली, 2014 में हम बोलेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को 75% आज़ादी मिली, लेकिन 25% अभी भी हमारी बाकी है। हमारा कल्चर, हमारी भाषा, हमारे एजुकेशन सिस्टम, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, हमारे लीगल सिस्टम सारे के सारे वेस्टर्नाइज्ड हैं। हमारे वैदिक जो हैं, हम लोग कितना एडवांस थे, हम लोग के ये पढ़नी और चंद्रगुप्त और ये सब ऐसे ही नहीं थे, ये लोग बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे, अर्थशास्त्री थे। तो हम लोग को सिर्फ देखना ही टैब्यू बना दिया गया है। अगर हम वो लोग की बात करेंगे तो लोग बात बोलेंगे क्या बैकडेटेड बात कर रहा है। अभी तो अमेरिका की इकोनॉमी सीखना चाहिए, अभी तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का इकोनॉमी समझना चाहिए, शेयर मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, कमोडिटीज़ मार्केट, ये सब समझना चाहिए। तो ठीक है, तो इस तरीके से जो है प्रैक्टिकली अभी भी हम जो हैं पूरा स्वाधीन नहीं हुए हैं। अभी भी हम लोग को बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत कुछ करना बड़ा मुश्किल है। जिस तरीके से मैंने कहा कि मैं बिना इंग्लिश के बात नहीं कर सकता हूँ, बिना चेयर के बैठ नहीं सकता हूँ, ज़मीन में पालती मार के बैठना हो तो नहीं बैठ सकता हूँ। तो इस तरह से हमारा जो कल्चरल वो हो गया है, वो सबसे हम लोग को निकलना पड़ेगा। तो आगे की जर्नी है, और मेरा ग्लोरीज ऑफ इंडिया मूवमेंट यही है कि मेरे भारतवासी जाग उठो, अब सुनो भारत माता की आत्मा की पुकार। तो यही है स्वाधीनता दिवस, और इसकी मैं सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और कहता हूं कि आप जुड़िए, अपने संस्कारों को, अपनी संस्कृति को, अपनी भाषा को समझिए, इसको महत्व दीजिए। ये दुनिया की जितनी भी संस्कृति है, जितने भी ये वैल्यूज़ हैं, कुछ नहीं है हमारी संस्कृति के सामने। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। तो दिनेश रावत जी का कहना है कि हमें पूरी तरह से आज़ादी अभी तक नहीं मिली है। आपका क्या कहना है? मैंने कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला छोड़ रखा है, आप कमेंट सेक्शन पर आकर अपना सुझाव दे सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। নমস্কার, আমি ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তা। 24/7 তাজা সমাচারের জন্য রইল আমার অনেক অনেক শুভেচ্ছা, ভালোবাসা। অল দি বেস্ট।
24/7 তাজা সমাচারকে আমার তরফ থেকে অল দ্য বেস্ট।